मैं जब भी अपने घर से स्कूल के लिए निकलती तो रास्ते में मुझे एक औरत मिलती जिसका हुलिया अजीब सा होता था। उसने काले रंग का फटा पुराना कपड़ा पहना होता और छड़ी के सहारे से चलती थी। मैं जैसे ही अपने घर से निकलती तो वो औरत मेरे पीछे पीछे चलने लगती। घर से थोड़ा दूर आकर वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती, मगर मैं हमेशा उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती। मुझे बहुत ही अजीब सी औरत लगती थी, इसलिए मैं उसकी कोई बात न सुनती। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई और एक दिन मैं अपने घर में मौजूद थी, घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही औरत मौजूद थी। इस दिन उसने मुझे बताया कि वह कौन है और क्यों मेरा पीछा करती है। तो ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम माधुरी है और मेरा ताल्लुक हसनपुर शहर के एक ऐसे इलाके से था जहाँ पर पुरानी इमारतें कायम थी। इस जगह को पुराने हसनपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आज भी पुराने दौर के बनाए गए घर मौजूद थे। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा घर हमारा भी था, जिसमें मैं अपनी अम्मी और अपनी एक छोटी बहन के साथ रहती थी। अच्छे वक्तों में मेरे पापा ने ये घर बना लिया था, इसलिए सर पर छत मौजूद था। हम लोग काफी गरीब थे क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते थे और काम काज नहीं करते। हम बहनों ने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म कर ली, जबकि मेरी छोटी बहन जो मुझसे छोटी थी वो स्कूल जाती थी। इसी दौरान मेरे पापा बहुत बीमार रहने लगे। उन्हें दिल का मसला था, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी हमारे पास थी वो भी मेरे पापा के इलाज पर खर्च हो गई। और आखिर में नतीजा ये निकला था कि मेरे पापा की जिंदगी भी ना बच पाई थी और हमारे घर में जो थोड़े बहुत पैसे जमा थे वो पापा के इलाज पर खर्च हो गया। पापा भी हमें छोड़कर चले गए थे और जो कुछ हाथ में था वो भी चला गया था। जब तक मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे उस वक्त तक तो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे करके घर का गुजारा किया था। घर अपना था, हम दोनों बहनों की पढ़ाई के भी खर्चे थे, इसके अलावा घर भी चलाना होता। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की थी, अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए लगा दी थी। कोशिश करते थे कि हमें अच्छी से अच्छी जिंदगी दे सके, लेकिन जब से पापा का देहांत हुआ था घर के हालात कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए थे। क्योंकि हम लोग उस मोहल्ले में बहुत पहले से रह रहे थे, इसलिए मोहल्ले वालों ने तरस खाकर कुछ वक्त तक तो हमारी मदद की। पापा के देहांत के बाद कुछ वक्त तक तो मोहल्लों वालों ने हमारी जिम्मेदारी उठाई थी। कोई हमारे घर राशन पहुंचा देता था तो कोई वैसे मदद कर देता, लेकिन वो लोग भी गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। न तो कोई रईस आदमी यहाँ रहता था जो कि पूरी जिंदगी हमारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हो जाता। इसलिए जहाँ तक इनसे हुआ था उन्होंने इस वक्त में हमारा साथ दिया, लेकिन आखिर को वो भी मेहनत मजदूरी करके कमाकर खाने वाले लोग थे। आखिर कब तक हमारा बोझ उठाते। जब लोगों की तरफ से भी मदद मिलना बंद हो गई तो अब हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ऐसे हालात में मैंने यही सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की हुई थी, इसलिए मैंने मोहल्ले के करीब स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया कि उससे जितनी भी तनख्वाह आएगी कम से कम इससे हमारे घर का गुजारा तो हो ही जाएगा। मेरी माँ से इस बात के बारे में बात की तो उन्होंने भी कुछ ना कहा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं था। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और इससे पहले भी घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, इसलिए मुझे जल्दी ही स्कूल में नौकरी मिल गई। वहाँ से मिलने वाली तनख्वाह और कुछ घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे जमा हो जाते थे कि हमारा अच्छा गुजर हो जाता था। इस काम से माँ बहुत खुश थी कि मैंने पापा के जाने के बाद अपनी माँ और अपनी बहन को संभाल लिया था। मम्मी मुझे घर का कोई काम करने न देती, घर के सारे काम उन्होंने अपने जिम्मे लिए हुआ था। वो मुझे ये कहती थी कि मैं सारा दिन अपना दिमाग बच्चों के साथ खपाती हूँ, ऐसे में घर के काम खुद कर लिया करूँगी। छोटी बहन उस वक्त तकरीबन कोई 14 साल की थी और वो स्कूल जाती थी। मम्मी उसे भी घर के काम काज के लिए ज़्यादा ना कहती, क्योंकि मेरी छोटी बहन बचपन से अपने आप में रहने वाली थी, जहाँ मैं बहुत ही समझदार और चीज़ों को संभालने वाली थी, वहीं पर मेरी छोटी बहन बहुत ही मासूम और भोली भाली थी। छोटी छोटी बातों पर वह परेशान हो जाती और रोने लगती थी। बचपन में हम लोग यही सोचते थे कि जैसे जैसे बड़ी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ न हुआ था। अभी भी उसकी बच्चों जैसी आदत थी।
इसके स्कूल में लड़कियां इससे कुछ भी कह देती तो वो रोने लगती थी। कभी कभार तो अपनी बहन की यह मासूमियत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती थी कि आगे जिंदगी में उसका क्या होगा, क्योंकि जैसी जिंदगी हम लोग गुजार रहे थे ऐसे में मुश्किल हालात आते रहते हैं और भगवान न करे कभी इस पर कोई मुश्किल वक्त आ गई तो वह कैसे उसका सामना करेगी। मगर क्योंकि अब मैं उसके साथ मौजूद थी इसलिए कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करने दिया था। वो किसी बात से परेशान होती तो कमरे में जाकर बैठ जाती और किसी से बात ना करती। मम्मी और मैं हर वक्त उसे समझाते थे और उसे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करते कि उसके साथ हम लोग हमेशा मौजूद हैं। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मोहल्ले में मैं तकरीबन सब लोगों को जानती थी क्योंकि हमारा बचपन यहीं पर गुजरा था। जैसे ही मैंने स्कूल की नौकरी शुरू की थी तो मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब से घटना होने लगे थे। मैं जैसे ही अपने घर से निकलकर स्कूल के लिए जाती थी तो एक बूढ़ी अम्मा जिसने काले रंग का कपड़ा पहना होता था और हाथ में लाठी पकड़ी होती, इसी के सहारे चलती थी। जगह जगह से फटे हुए कपड़े थे, जबकि उसने अपने सिर पर ली हुई आंचल से अपना आधा चेहरा छुपाया होता और मेरे पीछे पीछे तेज कदमों से आती और मेरे करीब आकर कुछ कहने की कोशिश करती। शुरू में तो मुझे यही लगा था कि शायद ये कोई भिखारन होगी और भीख मांगने के लिए आई होगी, लेकिन जब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि वो मेरे करीब से करीब होती है, जैसे वो मुझसे बात करना चाहती है, तो मुझे उनसे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। न जाने उनमें ऐसा क्या था जो मुझे बहुत अजीब लगता। वो अपने हुलिये से ही और अपनी इन सारी हरकतों से एक बहुत ही अजीब सी औरत लगती थी, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि कुछ औरतें भीख मांगने के बहाने से लड़कियों के करीब आती हैं, जबकि उनकी भेष में कुछ औरतें लूट कर ले जाती हैं और कुछ खिलाकर किडनैप भी कर लेती हैं। ऐसे घटना मैंने सुन रखे थे, इसलिए मुझे इस औरत से डर महसूस होता और मैं इसे दूर रहती। इसकी कोई बात नहीं सुनती, जल्दी जल्दी से तेज तेज कदम लेती और अपने स्कूल पहुंच जाती। लेकिन इस औरत ने अभी मेरा पीछा न छोड़ा। मुझे लगा था कि एक दो दिन में मैं इसको नज़रअंदाज कर दूंगी तो वो खुद ब खुद मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो औरत रोजाना ही मेरे घर से निकलने के थोड़ा आगे जाकर ही मेरे पीछे पीछे आने लगती और रोजाना ही मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती, मगर मैं कभी भी इसकी कोई बात नहीं सुनती। अब जबकि लगातार मेरे साथ ऐसा होने लगा तो मैं परेशान रहने लगी थी। दिल करता था कि ये नौकरी ही छोड़ दूं, लेकिन फिर जब घर के हालात देखती तो मैं अपना फैसला बदल लेती। अगर मैं ये नौकरी छोड़ देती तो हमारा गुजारा कैसे होता। उसके बाद से मैंने अपना रास्ता बदल लिया। घर में मैंने किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया, क्योंकि मम्मी तो घर के हालात की वजह से पहले से ही परेशान रहती थी और छोटी बहन से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। अगर मैं उसे कुछ बताती तो वो और डर जाती और मैं इसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए खामोशी से मैंने अपने जाने का रास्ता बदल लिया। इसके बाद से वो बूढ़ी औरत मुझे कहीं नहीं दिखाई देती और इस बात पर मैं शुक्र अदा करती। इसी तरह से स्कूल पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन एक साल गुजर गया। जब स्कूल में ही मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन यहाँ के प्रिंसिपल का बेटा था और एक अच्छी नौकरी करता था। कभी कभी स्कूल का चक्कर लगाने के लिए वह यहाँ आ जाता था और मेरी अक्सर उससे मुलाकात हो जाती थी। फोन पर भी मेरी उससे कभी कभार बातचीत हो जाती थी और फिर इसी तरह से हम दोनों के बीच में बातचीत होने लगी और यह सिलसिला आगे चलने लगा। थोड़े वक्त के बाद अर्जुन ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दी। उसने कहा कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ और वो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। पसंद तो मैं भी उसे करने लगी थी। मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी। वो दिखने में भी खूबसूरत था। इसके अलावा वो बहुत ही अच्छा व्यवहार का था। इसके बात करने का तरीका, जिस तरह से वो मुझे इज्जत देता था, यह बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं कभी भी लड़कों से ज्यादा बातचीत करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन अर्जुन की नज़र में अपने लिए इज्जत देकर मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं उससे बातचीत करने लगी थी और यही वजह थी जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई। अर्जुन ने तो मेरे दिल की बात कह दी थी कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं भी यही चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन अगर मैं शादी कर लेती तो मेरी मम्मी का और मेरी छोटी बहन का क्या होता, इन दोनों का सोचकर मैं खामोश हो जाती और मैंने अर्जुन से यही कहा कि मुझे वक्त चाहिए। मेरे कहने पर वो चुप हो गया, लेकिन कुछ वक्त इसी तरह से गुजरा था जब इसने मुझे शादी करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया।
ये कहा कि मैं उसे साफ साफ बता दूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बाकी कुछ लड़कियों की तरह सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही। अगर ऐसा है तो वो खामोशी से अपना रास्ता अलग कर लेगा। लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती थी, मैं उसे किसी कीमत पर खोना भी नहीं चाहती थी। मैं उसे हकीकत बता दी कि हमारे घर के हालात किस तरह के हैं और अभी मैं ऐसे हालात में नहीं हूँ कि मैं शादी कर सकूँ। मेरी बात सुनते ही वो सुकून हो गया। इसके साथ ही इसने फौरन से मेरे मसले का हल निकाल लिया। उसने मुझे कहा कि उसका ताल्लुक एक अच्छे घर से है और वैसे भी उसकी नौकरी भी अच्छी है। मुझे अपने घर वालों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद मेरी माँ की और मेरी बहन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं इस तरह से अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकती। मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन अर्जुन ने मेरी एक न सुनी और यही कहा कि आज से मेरे घर वालों की वो हर जिम्मेदारी अच्छे तरीके से उठाएगा। मैं खामोश हो गई थी। जैसे ही मैंने हाँ की थी तो इसके थोड़े दिनों बाद ही इसने हमारे घर रिश्ता भेज दी। मेरी मम्मी सुनते ही खुश भी थी और परेशान भी थी और मैं इनकी खुशी और परेशानी दोनों की वजह अच्छी तरह से जानती थी। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि शादी के बाद अर्जुन ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएगा, उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि यह रिश्ता हर लिहाज में मेरे लिए मुनासिब था। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वाली लड़कियों को मिलते हैं और हम जैसे कि गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी, हमारे लिए अच्छे रिश्ते आना बहुत मुश्किल बात थी। जो कोई भी रिश्ते के लिए बात करता था सबसे पहले यही देखता कि हमारे घर के हालात कैसे हैं और दहेज में मेरी मम्मी क्या देगी। जब उन्हें हालात का पता चलता था तो इसके बाद कोई भी रिश्ते की बात न करता। हम दोनों बहनें देखने में खूबसूरत थी, लेकिन कोई भी हमें अपने घर की बहू बनाने के लिए सिर्फ इस वजह से तैयार नहीं था क्योंकि वो यह जानते थे कि हम लोग गरीब हैं और दहेज के नाम पर उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मगर अर्जुन के घर वालों के दिल में कोई लालच नहीं थी। उन्होंने खुशी खुशी से मुझे कबूल किया और मेरा रिश्ता वहाँ पर तय हो गया। मेरी छोटी बहन इस बात पर बहुत परेशान थी क्योंकि बचपन से ही वह हर वक्त मेरे साथ रहती थी, जबकि मम्मी से बहुत दूर दूर रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मम्मी से इतना डरती क्यों है, जबकि मम्मी ने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा उसे मोहब्बत की थी। फिर उसको मम्मी से ऐसे डर जाना मुझे कुछ समझ नहीं आता। मम्मी भी इस बात को लेकर परेशान थी। वो यही कहती थी कि उसका ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजरता है, इसलिए शायद वो मेरे साथ रहने की आदी हो गई है, इसलिए मेरी शादी का सुनकर वो परेशान हो गई है। उसने अजीब सी जिद लगा ली थी, वो मेरे साथ जाएगी। दिल तो मेरा भी यही चाहता था कि मैं मम्मी को छोटी को अपने साथ ले जाऊं, लेकिन इस तरह से मैं कैसे उन्हें अपने साथ ले जाती। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया था कि मैं उसे मिलने के लिए आती रहूंगी, लेकिन वो तो जैसे कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मुझसे यही कहती कि अगर मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती तो मैं इसे कहीं और छोड़ दूं, लेकिन वो मेरे बगैर इस घर में नहीं रहेगी। मैंने बहुत मर्तबा उसे पूछने की कोशिश की कि आखिर किस वजह से इतना ज़्यादा डरती है, मगर जब भी मैं उसे यह सवाल करती थी और उसके चेहरे पर मुझे एक डर नजर आता, मगर वो कुछ कहती नहीं। कहती कि इसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता था क्योंकि हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे डरा जाता। मम्मी इतनी मोहब्बत करने वाली थी, ना ही घर में कोई और था जो डांट डपट करता। मम्मी ने तो कभी उसे घर के कामों पर भी नहीं लगाया था, मगर मुझे उसके डरने की वजह समझ नहीं आती। मुझे यही लगता था कि शायद वो बचपन से ही ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है, इसलिए मेरे जाने की वजह से परेशान है और इसकी परेशानी ही उसका सबसे बड़ा डर होता था। न मैंने कभी गहराई से उससे कुछ पूछा था और ना ही कभी उसने अपने दिल की बात मुझे बताई थी। कुछ वक्त इसी तरह से गुजरा था कि मेरी शादी तय हो गई। शादी की सारी तैयारियां मेरे ससुराल वालों ने ही की थी और थोड़े ही दिनों बाद मैं विदा होकर अपने घर चली गई। मेरी और मेरी बहन की उम्र में तकरीबन कोई 5 साल का फर्क था। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, जबकि मेरी छोटी बहन सिर्फ 15 साल की थी और वो अभी कुंवारी थी। मेरी शादी में अर्जुन के एक दोस्त ने उसे पसंद कर लिया था और अर्जुन ने मुझसे इस बारे में बात भी की थी, मगर क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी इसलिए मैंने इनकार कर दिया। यही कहा कि जब तक वो 20-22 साल की नहीं हो जाती मैं उसकी शादी का जिक्र नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर अर्जुन भी खामोश हो गए। मैं अपने घर में खुश थी, मेरे ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे लोग थे। इसके अलावा अर्जुन ने मेरी मम्मी की मेरी बहन के सारे खर्चे खुद उठा लिए थे।
अब घर में उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर में पूरे महीने का राशन मौजूद होता था। इसके अलावा भी मैं जब भी घर का चक्कर लगाती तो मम्मी को पैसे दे आती थी। जब से मैं शादी करके आई थी तो मैंने यह देखा था कि मैं जब भी अपने घर मिलने के लिए जाती और अपनी बहन से मिलने के लिए जाती तो एक कमरे में बैठी रहती, वरना तो कमरे से बाहर आती थी और न ही कुछ बोलती थी। वो बस खौफ नज़रों से मुझे देखती रहती। जब मैं माँ से पूछती तो मुझे यही कहती कि मेरे जाने की वजह से वो इस तरह से परेशान है, कुछ दिनों तक आदी हो जाएगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसलिए माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब मैं घर गई तो मेरी छोटी बहन से मुलाकात न हुई। मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा वह कमरे में सो रही है क्योंकि उसे बुखार है। जब मैंने उसे जाकर देखा तो वह वाकई गहरी नींद में थी। मैं खामोशी से वापस आ गई। पिछले कुछ वक्त से ऐसा हो रहा था कि मैं जब भी उससे मिलने के लिए जाती तो वो सो रही होती और मैं उसे देखकर वापस आ जाती। जब से मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी उसके बाद से अचानक से ही मेरी मम्मी के पास बहुत सारे पैसे आने लगे और देखते ही देखते वो अमीर हो गई। मैं बहुत हैरान थी कि कल तक तो हमारे घर में खर्चे के पैसे नहीं होते थे और आज मेरी मम्मी के पास नई से नई चीज़ें और जेवरात, इतना कुछ कहाँ से आ रहा था। हम लोग तो गरीब से लोग थे। मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक पुरानी ज़मीन मेरे पापा के नाम थी। पिछले काफ़ी अरसे से उसका मुकदमा चल रहा था, इसलिए उन्होंने हमें इसके बारे में नहीं बताया कि अब वो मसला हल हो गया है और उसकी रकम मम्मी को मिल गई है, जिसकी वजह से उनके दिन बदल गए हैं। मुझे उनकी बात कुछ अजीब सी लगी थी। अगर पापा के पास कोई ज़मीन थी तो आज से पहले मम्मी ने या फिर पापा ने खुद कभी इस बात का जिक्र कभी क्यों नहीं किया। साथ ही मम्मी ने यह भी कहा कि अब उन्हें मेरे पति की मदद की ज़रूरत नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है क्योंकि वह ज़मीन बेचकर उन्हें अच्छी खासी रकम मिल गई है। जाने क्यों मुझे मम्मी की इस बात पर भरोसा नहीं था। जब मम्मी से पूछती तो वो इसके अलावा कुछ न बताती, जबकि मेरी छोटी बहन बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई रहती थी। मैं इस बात से बहुत परेशान थी। जब एक दिन मैंने अपने पति से इस बात का जिक्र किया और इनसे सब कुछ बता दिया, वो भी ये सारी बातें सुनकर हैरान थे कि ऐसा कौन सा खजाना मेरी मम्मी के हाथ लग गया। अगर कोई ज़मीन थी तो पहले वो कहाँ थे, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया था। इसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। जब उसने मुझे कहा कि मैं कुछ दिनों तक अपने घर न जाऊं, फिर किसी दिन अचानक से घर जाकर देखूं कि आखिर माजरा क्या है। इसकी बात भी एक तरह से ठीक थी, इसलिए मैंने कुछ दिनों तक तो घर जाना बंद कर दी, यह सोचते हुए कि किसी दिन अचानक से घर का चक्कर लगा लूं ताकि यह राज जान सकूं। अपने पति की बात पर अमल करते हुए कुछ दिन ठहरकर अचानक से माँ के घर गई। जब मैंने वहां जाकर देखा तो एक मर्द हमारे घर से निकल रहा था और मम्मी एक कमरे के बाहर खड़ी चौकीदारी कर रही थी। मुझे देखकर बेहद घबरा गई। मैंने उन्हें फौरन से एक तरफ किया और जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा कि अंदर मेरी बहन और एक बड़ी उम्र का मर्द मौजूद था जो मेरी बहन को हवस भरी नजरों से देख रहा था, जबकि मेरी बहन उसे देखते ही एक कोने में खड़ी डर रही थी। यह मंजर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मुझे अपनी आंखों देखी पर भरोसा नहीं हो रहा था। मम्मी ये सब कुछ क्या कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे देखते ही मेरी बहन भागकर मेरी तरफ आई, जबकि वो आदमी हैरत से मुझे तो कभी मेरे पीछे खड़ी मेरी माँ को देख रहा था। ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब उसे ज्यादा बर्दाश्त न हुआ तो वह फट पड़ा और मेरी माँ से यह कहने लगा कि उसने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी है, तो फिर अब इस तरह से हम लोग के बीच में आकर क्यों इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब तक तो मैं मामले को समझने की कोशिश कर रही थी और काफी हद तक समझ भी गई थी, लेकिन इस आदमी ने मुझे सारी बात अच्छे तरीके से समझा दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फौरन से अपनी बहन को अपने पीछे किया, इसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लिया, जबकि वो आदमी इसे मुझसे किसी शिकारी की तरह छीनने की कोशिश कर रहा था। वो यही कह रहा था कि उसने कीमत अदा की है और अब वो अपनी कीमत वसूल करके ही जाएगा। मैं अपनी बहन को लेकर फौरन बाहर की तरफ भागी थी और कमरे से बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा मैंने बंद कर दी ताकि वह आदमी अंदर ही रहे और हम लोग आसानी से यहाँ से निकल जाएं। मैं जानती थी कि इतनी आसानी से हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और हम लोग यहाँ से जाने लगी। और यहाँ तक तो बात मेरी मम्मी की थी, तो मैं उनसे बाद में बात कर सकती थी,
लेकिन फिलहाल मेरे लिए अपनी बहन को बचाना जरूरी था, इसलिए मैं उसे लेकर वहां से निकल आई और अपने घर आकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैंने अपनी बहन से प्यार से पूछा तो इसने मुझे सारी हकीकत बता दी। एक ही घर में रहते हुए मैं अपनी माँ की नीयत नहीं समझ पाई थी। मेरी बहन ने मुझे बताया कि जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज चली जाती थी और उसके बाद जब मैं स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती थी तो मम्मी पीछे से उसे मारती थी, उस पर जुल्म करती थी और उसके साथ ही उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देती, जिससे इसे खौफ महसूस होता था। इसलिए वह डरती थी और कहती थी कि अगर उसने मुझे बताया तो वो उसे छत से फेंक देगी। मुझे अफसोस था कि मैं उसकी डर की वजह नहीं समझ पाई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो बच्ची है इसलिए सारी चीजों से डरती है। लेकिन जैसे जैसे मुझे सच बताते जा रही थी तो मेरी रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरी माँ ये जो कुछ दिन में अमीर हुई थी इसके पीछे यही वजह थी कि वो मेरी छोटी 15 साल की बहन का सौदा करती थी और उसे बाजारी औरतों की तरह मर्दों के सामने पेश करती थी, जबकि वो उसे अपनी हवस का निशाना बनाते और मेरी माँ को इनकी मुंह मांगी कीमत अदा करके चले जाते थे। इसके बाद मेरी माँ उसे नींद की दवा देकर सुला देती ताकि वो शोर शराबा ना करे और फिर वो सोई रहती जब तक कोई नया खरीदार ना आ जाता। इसलिए तो मैं जब भी घर मिलने के लिए जाती तो वो सो रही होती थी। मम्मी मुझसे झूठ बोल देती थी। मुझे उसकी कई बातों पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं। अभी मैं अपनी बहन से बात कर रही थी जब बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी बहन दोबारा से डर गई। मैंने उसे कमरे में रहने का कहा और उसे तसल्ली दी कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे पास आ गई। जब मैंने दरवाजा खोला और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वह बूढ़ी औरत जो मुझे रास्ते में मिलती थी और मेरा पीछा करती थी वो मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैं हैरान और परेशान उसे देख रही थी। इसे मेरे घर का पता कैसे चला? इस औरत ने मुझसे कहा कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। वो मुझे कुछ बताना चाहती है, मगर मैं फिर उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए जैसे मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। उसने मुझे कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी माँ है और एक बहुत बड़ा सच वो हमें बताना चाहती है। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए मैंने उसकी बात सुन ली। जैसे जैसे मैं उसकी बात सुनती जा रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी सगी माँ थी। मम्मी मेरे पापा के साथ अपनी जिंदगी में खुश थी। अपनी दोनों बेटियों को वह अपनी जिंदगी समझती थी, मगर एक दिन उनकी सबसे अच्छी और पुरानी सहेली ने उनके साथ वो किया जिसका वो सोच भी नहीं सकती थी। उनकी सहेली ने घर आकर उन पर छुरी से वार कर दिया, उन्हें मारने की कोशिश की और अपनी तरफ से इस कोशिश में कामयाब भी हो गई थी। मम्मी को जख्मी करके एक गाड़ी में डालकर वह उन्हें यहाँ से बाहर फेंक आई। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, लेकिन उनका आधा चेहरा खराब हो गया था। लेकिन जब तक वो मुकम्मल पूरी तरह से ठीक होकर वापस अपने घर लौटी थी उन्हें पता चला था कि पापा ने उनकी सहेली से दूसरी शादी कर ली है। मम्मी की सहेली ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। वो मेरे पापा को पसंद करती थी और मेरी मम्मी को रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया। मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की और उन्हें घर से दूर फेंक आई थी, जबकि घर में उन्होंने मेरे पापा से यही कह दिया था कि मेरी मम्मी किसी और को पसंद करती थी। इसकी खातिर अपनी दो बेटियों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर भाग गई। अपनी तरफ से एक खत लिखकर उन्होंने पापा के सामने पेश कर दिया। जब मेरी मम्मी वापस आई थी तो मेरे पापा ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। ये कहा कि वो जहाँ से आई हैं वहाँ चली जाएं। बल्कि मेरे पापा ने मेरी माँ को देखते ही तलाक दे दी थी, क्योंकि उनकी सहेली ने पापा के दिल में मम्मी के लिए बहुत नफरत पैदा कर दी थी। इसलिए पापा मेरी माँ की किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनकी सहेली इस मकसद में कामयाब हो गई थी और उन्होंने मेरी माँ को हमेशा के लिए घर से निकलवा दी। इसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाती रहीं। इस इंतजार में थी कि जब उनकी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो अपनी बेटियों को सब सच सच बता देंगी। इन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटियां उनकी बात जरूर समझेंगी और अपनी माँ को कभी गलत नहीं समझेंगी। वो औरत जिसे बचपन से हम माँ समझती आई थी वो हमारी सगी माँ नहीं थी बल्कि हमारी सौतेली माँ थी, बल्कि यूँ कहा जाए कि हमारी सगी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन थी।
उसने तो हमारे घर को बर्बाद किया था और अब मुझे पूरी कहानी समझ आ गई। मैं तो ये सोच रही थी कि कोई सगी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती। ये सच था कि कोई सगी माँ अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती जो मेरी सौतेली माँ ने मेरी छोटी बहन के साथ किया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो औरत इस कदर खुदगर्ज है। पहले उसने अपने मकसद को पाने के लिए मेरी माँ को घर से निकलवा दिया, मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब उसने अपने लालच और खुदगर्जी में मेरी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं अपनी माँ को घर ले आई। मेरी माँ इसलिए मेरा पीछा करती थी और मुझे ये सच बताना चाहती थी, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें एक भिखारन समझकर कभी अहमियत नहीं दी थी और आज मुझे रह रहकर खुद पर अफसोस होता था। अगर मैं पहले उनकी बात सुन लेती तो शायद मैं अपनी बहन की जिंदगी खराब होने से बचा लेती। मैं मम्मी को घर ले आई और मैंने अपने पति को सारी हकीकत बता दी थी। मेरी सौतेली माँ की हकीकत खुलकर हमारे सामने आ गई। मैंने अर्जुन को जब सब कुछ सच बताया था तो उसने मुझे यही कहा कि ओ मेरी सौतेली माँ से हर जुर्म का हिसाब जरूर लेगा जो उसने मेरी बहन के साथ और मेरी माँ के साथ किया था। जो कुछ उन्होंने किया था इसके लिए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक तो मेरी माँ को उसने जान से मारने की कोशिश की और दूसरा जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया था, ये दोनों बहुत बड़े जुर्म थे और ये साबित भी हो गए थे, जिसके लिए मेरी सौतेली माँ को उम्र कैद की सजा हो गई थी। मेरी सौतेली माँ का व्यवहार घर में मेरे साथ इसलिए अच्छा होता था ताकि मुझे कभी भी उसकी सच्चाई मालूम न हो। वो मेरे सामने सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती थी, जबकि मेरी छोटी बहन की मासूमियत की वजह से उसने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। वो जानती थी कि अगर मुझे उसकी असलियत पता चल गया तो मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी, इसलिए उसने कभी भी मेरे साथ सौतेली माँ वाला रवैया नहीं रखा था। इसलिए तो मैं इस औरत को पहचान नहीं पाई। बस इसके किए की सजा मिल गई थी। वो अलग बात थी कि जो नुकसान उसने हमारा किया था उसकी भरपाई कभी नहीं कोई कर सकता। मेरी माँ हमारे साथ इसी घर में रहने लगी थी, देर से ही सही, लेकिन उन्हें उनकी बेटियां और उनका घर वापस मिल गया था। मेरी छोटी बहन अब भी वैसे ही डरती थी। उसका इलाज चल रहा था। उसके साथ ही हमने उसकी शादी अर्जुन के दोस्त के साथ कर दी थी। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का था और मेरी बहन के बारे में सब कुछ जानता था, इससे मोहब्बत करता था और इसका ख्याल रखता। इसके साथ रहते हुए मेरी बहन अब पहले से काफी बेहतर हो गई। उसका डर खत्म हो गया और वो सारी चीजों को भूलने लगी। अपनी जिंदगी में अपने पति के साथ खुश रहने लगी, जबकि मेरी मम्मी भी हमारे साथ इसी घर में रहने लगी थी। वो अकेली थी, इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ रख लिया था। हम लोगों की जिंदगी मुकम्मल हो गई थी और हम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। मेरी मम्मी भी हमें देखकर जीती थी और यही कहती थी कि उन्होंने सारी जिंदगी इसी इंतजार में गुजारी थी कि एक दिन वो अपनी बेटियों से जरूर मिलेंगी और आज उनका इंतजार खत्म हो गया था। जो सारी जिंदगी उन्होंने तकलीफें उठाई थी उनका भरपाई हो गया था कि उनकी बेटियां वापस मिल गई थी। यही उनके लिए बहुत था और बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है। कभी भी बुराई छुपी नहीं रह सकती, वो एक न एक दिन सबके सामने आ जाती है। जो लोग बुरा करते हैं उन्हें उसका हिसाब भी हर हालत में देना ही होता है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक